हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु का सेकंड लेक्चर। आज हमारा क्या है? सेकंड लेक्चर है धातु अधातु का। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और धातु के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम अधातु और उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे और कुछ उपधातु के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप पहले लेक्चर देख के आए होंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको तो पता है कि सारा का सारा जो लेक्चर होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले लेक्चर देखना जरूरी है। वैसे सेकंड लेक्चर आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पहले लेक्चर देख के आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर को। देखिए, पहले लेक्चर में थोड़ा रिकैप कर देते हैं क्या क्या पढ़ाई हुआ था। पहले लेक्चर में हमने धातु एवं अधातु के बारे में थोड़ा देखा था कि कितने तत्व हैं और कितने धातु और कितने अधातु हैं, अब तक ज्ञात जितने हैं उतने उनमें से। और उपधातुओं की संख्या कितनी है? उपधातुओं की संख्या हमारी कितनी थी? 7 थी। धातु की संख्या 92 और अधातु 22 था। फिर धातु के बारे में हमने देखा था, डिफिनेशन उसका पढ़ा था। फिर भौतिक गुणधर्म देखा था। भौतिक गुणधर्म में क्या होता है? चमक होता था। धातुओं में चमक होती है। धातु कठोर होता है। धातु आघातवर्ध होता है। धातुओं में तन्यता की क्वालिटी होती है। और कुछ कुछ हमने अपवाद भी देखा था कि कौन सी धातु जो होते हैं तन्य नहीं होते हैं और कौन से धातु जो सबसे ज़्यादा तन्य होते हैं, ये सब देखे थे हमने। उसमें चालकता के बारे में देखा था, विद्युत चालकता के बारे में भी, और ध्वनिक के बारे में, गलनांक एवं क्वथनांक कितना होता है, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? यूरेनियम होता है, और लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे अधातु के बारे में। ठीक है, तो ये रहा था हमारा रिकैप पिछले लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं दूसरे लेक्चर का अधातु से। ठीक है, माय नेम इज कौशल कुमार और आज हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए, अधातु मतलब नॉन मेटल। इसका डिफिनेशन देखते हैं। वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते। धातु में हमने क्या पढ़ा था? धातु में हमने डिफिनेशन देखा था, गुण के आधार पर हमने तत्व को दो भाग में बांटा है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। गुण कौन सा? कि ऊष्मा का चालन एवं विद्युत का चालन एक करता है और दूसरा ऊष्मा का चालन एवं विद्युत का चालन नहीं करता है। तो अधातु हो गया जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता है और न ही आघातवर्ध होता है और न ही तन्य होता है, लेकिन वे भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या? अगर उस पर पीटेंगे तो वह चूर चूर हो जाता है। ठीक है, भंगुर होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है? वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करते हैं और न ही आघातवर्ध मतलब उसको पीट पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं, और ना ही तन्य मतलब उसको हम लंबा खींचकर तार भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन वे भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब कि अगर हम उस पर पीटेंगे तो वह चूर चूर हो जाएगा और उसमें कलर नहीं होता है। अधातुओं में कलर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया। ये हमारे क्या? ये सब हमारे गैस हैं। ये सब हमारे क्या है? गैस हैं। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अधातुओं में निक्रिय गैस भी होती है। तो निक्रिय गैस कौन कौन सा हो गया? हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ये सब कौन सा होता है? वो सब होता है निक्रिय गैस। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया? कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया। ठीक है, आगे देखिए भौतिक गुणधर्म। अब इसका देखते हैं। जैसे धातु का हमने भौतिक गुणधर्म देखा था, वैसे ही अधातु का भी भौतिक गुणधर्म होता है, क्योंकि हमने इसको गुणों के आधार पर ही ना बांटा है। तत्वों से गुणों के आधार पर ही हम दो भागों में बांटा गया है। एक धातु होता है, एक अधातु होता है।
और वह गुण कौन सा होता है? एक होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। तो अभी हम केवल भौतिक गुणधर्म के बारे में ही देख रहे हैं। धातु का हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था और धातु का अब इस लेक्चर में देख रहे हैं। देखिए, ज्ञात 114 तत्वों में 22 तत्व जो होते हैं अधातुएं हैं, जिनमें 10 जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं और एक द्रव अवस्था में होते हैं और 11 जो होते हैं गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, 22 अधातु होते हैं। याद कर लीजिएगा कितने होते हैं अधातु? 22, जिसमें से 10 जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, एक जो होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं और एक 11 जो होते हैं वो होते हैं गैस अवस्था में। गैसीय अवस्था में कौन होते हैं? वही निष्क्रिय गैस जो होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया और जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, ये सब के सब। देखिए, ठोस अवस्था में कार्बन, ठोस अवस्था में कौन होता है? कार्बन होता है, गंधक होता है, गंधक मतलब सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है। यह सब क्या है? ये सब ठोस अवस्था में होता है। और द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में हमारा ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन हमारा किस में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और गैस का अवस्था में कौन सा होता है? गैस अवस्था में होता है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन इत्यादि। ये सब कौन से गैस अवस्था में होता है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मेरा अधातु है। 22 में से जो 10 होते हैं वह ठोस अवस्था में होते हैं और एक जो होता है ब्रोमीन एक केवल होता है जो द्रव अवस्था में होता है और 11 जो होता है गैस अवस्था में होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा एक अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो वह कौन सा होगा? वह ब्रोमीन होता है। क्योंकि जो जनरल चीजें सबको याद होती है कि ठोस अवस्था वाला तो याद होती है, सबको याद होगी, लेकिन द्रव अवस्था में वाली याद नहीं रहती है। तो जनरल चीजें सब नहीं पूछता है, एक्सेप्शन वाली चीजें ज्यादा पूछती है लोग। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है, तो द्रव अवस्था में बस एक ही होता है, वह कौन सा है? ब्रोमीन होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए, ठोस अधातुओं में कुछ अधातुएं मुलायम एवं कुछ जो होते हैं कठोर होते हैं। अब जैसे धातु में भी कुछ मुलायम होता था, कुछ कठोर होता था। धातु में मुलायम कौन होता था? जो पहले वर्ग का होता था, जो क्षारीय धातु होता था। जैसे जैसे कौन सा होता था? जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब था, मुलायम था, जिसे हम चाकू से काट सकते थे। तो अधातु में भी वही होता है, अधातु में भी कुछ मुलायम होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। जैसे कार्बन का जो अपरूप होता है हीरा, वह प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर होता है। तो यह एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वह कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर तत्व है वह हीरा है, वो जो कार्बन का रूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, एवं इसका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है, जबकि प्रायः अधातुओं का गलनांक एवं कथनांक सबसे कम होता है। लेकिन हीरा एक एक्सेप्शन है जिसका जो गलनांक एवं क्वथनांक सबसे हाई होता है। ठीक है, और यह कार्बन का अपरूप भी होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये वाला याद कर लीजिएगा क्योंकि हीरा वाला हमेशा पूछता है। हीरा वाला चांसेस ज्यादा रहता है। हीरा जो सबसे प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसको हम काट नहीं सकते चाकू से या किसी चीज से नहीं काट सकते, उसको उसका गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है। इसको कितना भी टेम्परेचर देंगे तो यह गलेगा नहीं, और इसका कितना भी टेम्परेचर देंगे यह गैस में नहीं बदलेगा। तो क्वथनांक भी हाई है और गलनांक भी हाई है। कार्बन का दूसरा अपरूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा था क्या? ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यही एक अधातु है। ग्रेफाइट ही एक अधातु है जो कार्बन का अपरूप है, वह विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सबके सब जो होता है अधातु, वह कार्बन जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है, चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठोस अधातुएं भंगुर होती है, मतलब आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते, जैसे सल्फर हो गया। ठीक है, भंगुर का मतलब आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होगा, जिसको हम पीटेंगे तो वह चूर चूर हो जाता है, टूटकर बिखर जाता है। और अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो जो धातुओं में चमक होती है वह उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रवर्तित कर देता है। तो जो कलर परावर्तित करेगा वही कलर का उस धातु होता है। जैसे सोना हो गया, सोना जो होता है सारे के सारे कलर को वह अवशोषित कर देता है, लेकिन पीला रंग का जो होता है उसको परावर्तित कर देता है।
तो इसलिए सोना का रंग कैसा होता है, सोना का रंग पीला होता है। और चांदी का रंग सफेद क्यों होता है, क्योंकि वह सफेद रंग को परावर्तित कर देता है और सभी के सभी कलर को अवशेषित कर लेता है, तो चांदी का रंग सफेद होता है। लेकिन यहाँ पर केस है अधातु का। अधातु वाले केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो विशेष चमक उसमें होगा नहीं। उसमें चमक क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन एवं ग्रेफाइट इसका अपवाद होता है। लेकिन हर एक चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता ही है, जैसे धातु में भी कुछ अपवाद था, इसलिए अधातु में भी कुछ अपवाद होगा। क्योंकि देखिए आयोडीन हो गया और ग्रेफाइट हो गया, यह दोनों जो है एक अपवाद है, इन दोनों में कलर होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट में कलर होता है। यही दो जो अधातु हैं, ग्रेफाइट हमारा कार्बन का अपरूप है और आयोडीन एक अधातु है जिनमें कलर होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, अधातु विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। अधातु जो था उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, केवल एक हाइड्रोजन को छोड़कर। इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी की सभी जो अधातुएं होती है विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अब बताए, अब इससे एक सवाल आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है इससे। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं परिपथ से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा को दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा जो होता है तीसरे को, तीसरा जो होता है चौथे को परावर्तित प्रवाह करता है धारा को। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो धारा को प्रवाहित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रवाहित नहीं होगा तो पूरे धातु में विद्युत का गमन नहीं होगा, ठीक है। तो यही केस है अधातु में। अधातु में क्यों उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह जो विद्युत धारा है उसको एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित नहीं होगा। प्रवाहित नहीं होगा तो पूरे जो अधातु है उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, मतलब गमन नहीं होगा उसमें, ठीक है। क्यों है कुचालक और विद्युत और उष्मा का कुचालक क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए, क्योंकि उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उष्मा को प्रवाह नहीं करेगा एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, क्लियर है। और इसका भी एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एक अपवाद है। और क्या है, लेकिन कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट इसका अपवाद है। हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट ये दो जो है इसका अपवाद है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक करता है लेकिन उष्मा का चालक नहीं करता है। हाइड्रोजन जो है विद्युत और उष्मा दोनों का चालन करता है, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन, सल्फर एवं आयोडीन के गुण क्या होते हैं। देखिए, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, सल्फर को S से और आयोडीन को I से। कार्बन का जो सतह होता है वह खुरदरा होता है और सल्फर का भी खुरदरा होता है, और आयोडीन का जो होता है चमकदार होता है। आयोडीन का कैसा होता है, चमकदार होता है। कार्बन जो होता है कठोरता कैसा होता है, मध्यम होता है। सल्फर का मुलायम होता है और आयोडीन का भी मुलायम होता है। और आघातवर्ध तो तीनों नहीं होता है, तन्य तो तीनों नहीं होता है। और चालकता जो होता है कार्बन नहीं होता है, सल्फर भी नहीं होता है और आयोडीन भी नहीं होता है। कार्बन का जो एक अपरूप होता है वो कौन सा है, ग्रेफाइट, वह केवल चालकता होता है उसका, बस ध्वनिक तीनों नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए उपधातु, अधातु के समझ में आ गया, अधातु का भौतिक गुणधर्म समझ में आ गया। वह तन्य नहीं होते हैं, आघातवर्ध नहीं होते हैं, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होते हैं और भंगुर होते हैं, और उसमें चमक नहीं होता है। और कुछ कुछ एक्सेप्शन उसमें दिया हुआ है, वह आप याद कर दीजिएगा। मैं PDF नोट्स भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आप अगर ज्वाइन हो तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ज्वाइन हो गए, अगर आपको नहीं मिलेगा बस मैसेज कीजिए, आपको PDF उस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। पहले आपको कम्युनिटी ज्वाइन होना पड़ेगा, या कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में ही, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर चाहिए होगा तो। और यह जो नोट्स है इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, वह कौन सा है, आलोक। 10वीं कक्षा में एक आलोक का बुक होता है, आलोक प्रकाशन का, वह उससे मैं
नोट्स बनाता हूँ। तो अगर आपको बुक पढ़ना हो तो आलोक बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबका सारा का सारा आलोक का जो नोट्स है, जो वर्ड है, वर्ड बाय वर्ड मैंने एक पीडीएफ में बना रखा है। तो बुक पढ़ने से अच्छा आपको पीडीएफ पढ़ना पसंद आएगा, क्योंकि इसको आपको हर एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है अलग अलग लाइन में, नोट्स की फॉर्म में बना दिया है मैंने। ठीक है, तो बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप नोट्स पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मेरे नोट्स पढ़िए और खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद का नोट्स बनाने से आपको याद जल्दी होगा, क्योंकि बना लिख लिख कर पढ़ने से आपको याद जल्दी होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए उप धातु के बारे में। उप धातु क्या होता है? वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उप धातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ये जो है ये क्या क्या है? यह है एक उप धातु है, जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब कुछ कुछ में चमक भी होगा, कोई कोई जो होगा उष्मा का चालन भी करेगा, विद्युत का विद्युत का सुचालक भी होगा। ठीक है, तो धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। उप धातु हो गया, आगे देखिए उप धातु के बारे में समझ में आ गया। धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, मतलब जो धातुओं में गुण होती है वो भी, और अधातु अधातु में जो गुण होती है वो भी। ये इन दोनों के बीच का गुण होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब यहाँ तक मैंने धातु, अधातु और उप धातु तीनों पढ़ लिया। उसका उसका जो होता है भौतिक गुणधर्म भी समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं धातु, अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तीनों का। तो पहले स्टार्ट करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों? जो धातुएं जो होती हैं वह पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में और तीसरे वर्ग में होते हैं। अगर ये सब आप पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा ना, लास्ट चैप्टर होता है एक, उसमें पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिए पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में धातुएं पाई जाती हैं। तो पहले वर्ग का जो धातु होता है उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है उसका 1 होता है। जो दूसरे वर्ग में जो धातु पाए जाते हैं उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका 2 होता है। और जो तीसरे में होते हैं उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका 3 होता है। तो ऐसे ही हम वर्ग का डिसाइड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसे धातुएं आसानी से त्याग कर विद्युतीय धनात्मक आयन बनाती है। ये जो धातुएं होती है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को लेती है। क्यों? क्योंकि अधातुएं की कक्षा में 5 या 5 से ऊपर 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वह 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लेना प्रीफर करता है, ना कि देना प्रीफर करता है। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं सकता, लेकिन वह 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ज़्यादा देगा नहीं ना, कम ले सकता है लेकिन ज़्यादा देगा नहीं। अगर मेरे पास 10 रुपया है, किसी मेरे को चाहिए 11 रुपया देने के लिए किसी को, तो मैं 10 रुपया किसी और को थोड़ी दे दूंगा। मैं किसी और से 1 रुपया मांग लूंगा ना कि मुझे 11 रुपया देना है किसी को। तो वही इस केस में होता है। धातु के पास 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कक्षा में, और इसको पुराने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन यह मांगेगा नहीं ना। ये 7 इलेक्ट्रॉन मांगने के बजाय यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, या 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, या 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ताकि किसी का अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और अधातुएं जो होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को धातुओं से मांग लेता है। ठीक है, तो देखिए, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं,
तो त्यागने वाले को क्या कहते हैं? धनात्मक। क्यों धनात्मक? क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा ना, क्योंकि धातु मान लीजिए क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 11 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा। तो अगर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गया और प्रोटॉन कितना हो गया? 11। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो वो विद्युत का धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? अगर देखिए यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा सोडियम है, सोडियम Na होता है, सोडियम Na। इसमें मेरा 11 जो है मेरा प्रोटॉन होता है, और 11 जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये जो सोडियम है हमारा धातु है, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग देगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन हमारा 11 है। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ? उस पर धनात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है? धन आयन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आयन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो Na क्या हो जाएगा? Na के ऊपर +1 प्लस चढ़ जाएगा। +1 क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो +2 होता, 3 को अगर त्यागता तो +3 होता। ठीक है, तो Na प्लस आयन हो गया। और इस आयन को ही हम क्या कहते हैं? इस आयन को ही हम कहते हैं धन आयन। धन आयन क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो Na+ हो गया। तो वही करा कि धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर विद्युत धनात्मक आयन बनाती है। और धनात्मक आयन बनाने की प्रकृति के कारण धातुएं में कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। तो देखिए, जो पहले इसमें देखिए, इस फिगर में ये जो पोटेशियम हमारा है, पोटेशियम, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि यह पहले वर्ग का धातु है। पहले वर्ग के धातु में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वह सब हम आगे जो लेक्चर है ना उसमें देखेंगे। वो क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि पहले वर्ग में कौन कौन सी धातुएं होती है। इसका मेरे को एक ले लेना चाहिए था क्लासिफिकेशन वाला, लेकिन कोई नहीं, अगले लेक्चर में इसको मैं चिपका के समझा दूंगा आपको। ठीक है, इस लेक्चर में देखिए, पोटेशियम मेरे पहले वर्ग में होता है। तो पहले वर्ग में है तो इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यह त्याग दिया और इस पे प्लस का धन आयन बन गया। देख रहे हैं ना, प्लस का धन आयन बन गया। मैग्नीशियम जो होता है दूसरे वर्ग का होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को यह त्यागेगा क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पे +2 हो गया। और कॉपर जो होता है ये भी दूसरे वर्ग का होता है। कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर +2 बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम भी हो गया, कैल्शियम भी वही केस है, और एल्यूमिनियम का भी वही केस। एल्यूमिनियम जो है थर्ड में आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यह 3+ इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, क्लियर है? धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इसलिए वह धन आयन बनाती हैं, विद्युत का धन आयन बनाती है। क्लियर है ना? एक मिनट थोड़ा सा। नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, धातुएं उन तत्वों या यौगिकों से अभिक्रिया करती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब धातुएं हमेशा धातुएं जो होती है वह धातु से अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि धातु जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो दोनों के दोनों तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इलेक्ट्रॉन देने वाले के साथ अभिक्रिया थोड़ी करेगा वो। धातु जो होता है खुद इलेक्ट्रॉन देता है, तो दूसरे धातु से कैसे अभिक्रिया करेगा? तो वैसे लोगों से अभिक्रिया करता है जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और वह कौन होता है? वह होता है अधातु। तो धातुएं जो होते हैं अधातुएं से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है और धातु जो है इलेक्ट्रॉन देता है। तो धातुएं जो होती है अधातुएं से अभिक्रिया करती है। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है, धातुएं उन तत्वों या यौगिकों से अभिक्रिया करती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, जल हो गया, अम्ल हो गया, ये सब क्या है?
ये सब वैसे यौगिक है या तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, क्लियर है। इसका रासायनिक गुणधर्म देख लिए। अब देखिए, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। अगर हम धातु को वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा। जैसे देखिए, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर धातु के ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे सोडियम मेरा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मतलब वायु में क्या होता है, वायु में मेरा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो Na क्या बनता है, मेरा बनता है Na2O। Na2O बनता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो संयुक्ता होता है 2 होता है, सोडियम का संयुक्ता होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ आ गया। इसका जो संयुक्ता सोडियम का है वहाँ इसका यहाँ आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 होता है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका 2 यहाँ ला दिए, तो Na2O हो गया। ठीक है, संयुक्ता को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करके हम लिखते हैं, तो Na2O हो गया। तो सोडियम ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड बना दिया ना, धातु का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सभी की सभी जो धातुएं होती है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है। अब देखिए, अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं क्योंकि यह जल से भीगे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय होती है। यह क्यों होते हैं क्षारकीय, इसके बारे में हमने अम्ल लवण एवं क्षारक चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर नहीं मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है और जो मेन मुद्दे होते हैं वह छूट जाएंगे। इसलिए अगर आपको समझना है कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं क्षारकीय क्यों होते हैं, वो अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में आप जाके देखिए, लेक्चर पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि धातुएं जो होती हैं वो क्षारकीय होती है और अधातुएं जो होती है अम्लीय बनाती है, और वह क्यों बनाती है वह आपको वहां जाके देखना होगा। देखिए, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाता है। देखिए, धातु ऑक्सीजन से संयोग कर पहले अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन का निर्माण करता है। मैंने दिखाया अभी धन आयन का निर्माण कैसे कर रहा था, पीछे दिखाया था ना, धन आयन कैसे बन रहा था, Na+ Mg2+ कैसे बन रहा था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था। सोडियम प्लस क्यों बना था, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु धातु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आयन का निर्माण करता है। और देखिए, अधातुएं जो होती है ऋण आयन क्यों बनाती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गया तो उस पर ऋण आयन हो जाएगा। ठीक है, और धातु के इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है तो उस पर धन आयन होता है। क्लियर है। आगे देखिए, धन आयन एवं ऋण आयन आपस में संयोग कर धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। और जैसे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए इसका यहाँ पर देखिए फिगर में, मैग्नीशियम का +2 और ऑक्सीजन का -2 रिएक्शन करके क्या बना दिया, +2 और -2 जो होता है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि 2 प्लस में है 2 माइनस में है, तो MgO यहाँ बन गया MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम O2 2MgO, इसको यह जो है हमारा यह संतुलित करके बनाया गया है। ठीक है, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर क्या है हमारा, कॉपर हमारा धातु है। जब वह धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, आयरन को गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन लौह चूर्ण को बर्तन की ज्वाला में डालने पर वह तेजी से जलता है और लौह ऑक्साइड Fe3O4 बनाता है। ठीक है ना, जब लोहा को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O4 बनता है, मतलब फेरम ऑक्साइड बनता है। तो कहने का मतलब, इस सब एग्जाम्पल देने का मतलब एक ही है कि धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है। अब देखिए, सोना एवं चांदी जो होता है ऑक्सीजन से उच्च ताप पर अभिक्रिया नहीं करता है। एक चीज याद रखना, सोना एवं चांदी क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन में होता है। यह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। अगर यह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया तो इस पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी मतलब इसकी चमक धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो आपने देखा होगा कि सोना और चांदी का जो चमक होती है
बहुत सालों तक नहीं खत्म होती है, इसलिए तो इसका गहना का उपयोग गहना बनता है। अगर इस पे जंग लग जाएगी या इसका जो चमक है खत्म हो जाएगा तो गहना बनेगा ही नहीं। गहना अगर औरत लोग गहना बना के पहनेगा, अगर कुछ दिन बाद वो काला हो जाएगा तो काला गहना कौन पहनता है? काला गहना कोई पहनता है? पहनेगा बताइए? नहीं पहनेगा ना। वही बात है कि सोना एवं चांदी का जो है ऑक्सीजन से उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया करता ही नहीं है। अगर कर लिया तो उस पर काला रंग का या कोई गंदगी फैल जाएगी, मतलब उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा, दिन ब दिन खत्म हो जाएगा उसका कलर जो है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं जो होती है हवा में खुले में रखने पर स्वतः आग लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। जो पहले वर्ग का जो धातु होता है, सोडियम पोटेशियम ये सब जो होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर इसको हम खुली हवा में भी छोड़ दिए ना तो यह आग पकड़ लेता है, यह खुली हवा में भी आग पकड़ लेता है, अर्थात जलने लगता है और ऑक्साइड बनाती है। इसलिए इन्हें हम सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग लगने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह केरोसिन तेल के साथ ना तो कोई अभिक्रिया करती है और ना ही इसमें घुलती है। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम जैसी धातुएं जो खुली हवा में रखने पर जलने लगती है उसको हम केरोसिन तेल में रखते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन पूछता है, इसका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुओं को हम केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं? तो आपका रीजन दे दिया मैंने, क्योंकि वह खुली हवा में रखने पर वह स्वतः जलने लगता है और आग पकड़ने की डर रहता है। मतलब घर जल सकता है या आपके हाथ जल सकता है या कुछ भी जल सकता है, इसलिए उससे बचाने के लिए हम उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। और केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखते हैं? क्योंकि वह सोडियम या पोटेशियम से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए उसको डुबो कर रखते हैं हम केरोसिन तेल में। देखिए, सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O, और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा पोटेशियम ऑक्साइड बनता है K2O। ठीक है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ठीक है, जो धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा रखता है। जो मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इन सब पर धातु की ऑक्साइड की परत जो चढ़ती है वह उनको बाद में ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये सब धातु जो है इनको ऑक्साइड की परत चढ़ने से क्या होता है ना कि यह बाद में ऑक्सीकरण नहीं होगा इसका, तो ऑक्सीकरण होने से इसको बचाता है। ठीक है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होती है जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। खासकर समूह 1 के धातु के ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। यह सब मैंने पहले जो अम्ल, क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है, इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप पहले लेक्चर से पढ़ के आइएगा अम्ल, क्षारक, लवण से, दूसरे लेक्चर पहले लेक्चर रासायनिक अभिक्रिया, फिर दूसरा अम्ल, क्षारक है, फिर तीसरा है धातु ऑक्साइड, धातु एवं अधातु। तो अगर पढ़ के आइएगा वो सारे के सारे लेक्चर, तो आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, और आप पहले लेक्चर नहीं पढ़ के आए तो मैं तो मुझे तो लगेगा कि आप पहले चैप्टर पढ़ के आए तब यहाँ पर आएंगे पढ़ने। तो मेरा स्पीड तो उसी के हिसाब से रहेगा ना। मैं तो जनरल तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आप वहाँ से पढ़ के आए होंगे तब यह चैप्टर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यह चैप्टर तीसरा है। तो तीसरे चैप्टर में कोई कैसे डायरेक्ट थोड़े आता है कोई, मैं यह सोच के पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्षार और अम्ल इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में एक अलग चैप्टर अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए, अब जो पहले वर्ग का जो धातु होता है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यह जो होता है जल में घुलकर क्षार बनाता है, क्योंकि यह सबसे बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह जल में घुलकर क्षार बनाता है। बाकी जो धातुएं होती है जल में घुलनशील नहीं होती है, तो इसलिए वह क्षार नहीं बनाती है। अब देखिए, तो सोडियम ऑक्साइड जो होती है, धातु का ऑक्साइड, वह जल में घुलकर NaOH बनाता है, और पोटेशियम ऑक्साइड जो होती है जल में घुलकर KOH बनाती है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है जल में घुलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है। ये सब के सब कौन से धातु हैं? ये सब क्षारीय धातु हैं, मतलब पहले वर्ग का धातु है, दूसरे वर्ग का धातु है। पहले और दूसरे वर्ग का जो धातु होता है वह क्षारीय धातु होता है। ठीक है,
आगे देखिए, कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होती है। कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों होते हैं। ऐसे कौन कौन से ऐसे धातु को क्या कहते हैं? ऐसे धातु को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, मतलब दोनों का गुण उसमें होता है, दोनों का गुण पाया जाता है, जो अम्लीय भी हो और क्षारकीय भी हो, तो दोनों का गुण हो गया, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। और वह कौन कौन सा होता है? वह होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यह भी मैंने अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं यह उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, और यह अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण दिखाते हैं। यह दोनों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन जो है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण दिखाता है, वह कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, इसका रिएक्शन देखिए कैसे यह अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण दिखाता है। इसका एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है HCl मतलब अम्ल से अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहा है? लवण तथा जल बना रहा है। लवण कौन सा हो गया? AlCl3, और जल हमारा H2O। अब यही देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरा क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? हमारा लवण बना रहा है। कौन सा लवण? सोडियम एल्यूमिनेट, NaLO2। इसको कहते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो मेरा क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी हुआ ना। क्यों? क्योंकि यह अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और यह क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल से अभिक्रिया करके AlCl3 बनाया, और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट बनाया क्षार से। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, जिंक ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है, और जिंक ऑक्साइड जो है क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, और जल बना रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? कौन कौन से धातु के ऑक्साइड है जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण दिखाते हैं? वह होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, एनोडीकरण मतलब एनोडाइजिंग, यह क्या होता है? एनोडीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण करता है, जो उसे संक्षारण से बचाती है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है हवा के संपर्क में आकर क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, मतलब Al2O बनाता है, Al2O3 बनाता है, Al2O3 बनाता है। तो क्या होता है कि उसके ऑक्साइड की परत जैसी बन गया, जैसे देखिए दिखा रहा हूँ, यह मेरा एल्यूमिनियम है मान लीजिए, इस पे अगर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे परत चढ़ गया ऊपर से, इस पे ऑक्साइड की परत चढ़ गया, तो इसके ऊपर कोई भी अब अटैक नहीं कर सकता। इसको कोई भी अटैक करेगा ना, तो ये जो ऑक्साइड है इसको बचाता है, इसको इसको संक्षारण होने से बचाता है। मतलब अगर ऑक्साइड की परत अगर इस पे चढ़ गया, तो इस ऑक्साइड के अलावा कोई भी गंदगी या गंदा मतलब अवांछनीय पदार्थ इस पे अब नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्साइड है वह उसे बचाने की कोशिश करता है एल्यूमिनियम को, मतलब एल्यूमिनियम को खराब होने से वह रोकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एनोडीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऑक्साइड की परत बचाने से, ऑक्साइड की परत जो है बाकी जो गंदगी है या अवांछनीय पदार्थ है उससे वह बचाने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। अब एनोडीकरण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसका एक ऐसे देखिए क्रियाकलाप से, जैसे देखिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित हो जाती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, और ऑक्सीजन गैस जो है एनोड के साथ अपक्रिया करके, जो ऑक्सीजन गैस है जो मेरा कहाँ जा रहा है? एनोड पर। और ऑक्सीजन जो होता है एनोड से अभिक्रिया करके, एनोड पर क्या हमारा? एनोड पर हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। ये जो इतना सारा हम जो भाषण दिए अभी इतना, इसको हम एक लाइन में समझाते हैं। देखिए एल्यूमिनियम जब, देखिए अभिक्रिया से समझते हैं, एल्यूमिनियम को हम
एनोड पर रखते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम को एनोड पर रखते हैं और उसको हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं एल्यूमिनियम को, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस चला जाता है। जैसे ही हम एनोड एल्यूमिनियम को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम को इसका अभिक्रिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ, एल्यूमिनियम को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वह एनोड पर चला जाता है, एनोड पर चला गया। अब एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। H2SO4 का जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन गैस जो है वह एनोड पर जाके उत्सर्जित हो जाती है। अब एनोड पर मेरा एल्यूमिनियम भी है, एनोड पर मेरा ऑक्सीजन जाके चला गया ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है, मोटी परत बन जाता है ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। तो वह जो ऑक्साइड है अब किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देगा, एल्यूमिनियम की सुरक्षा करेगा वो। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड की मोटी परत बन जाएगी तो कोई भी आएगा उस पर अटैक करेगा तो वह जो परत है उसको सुरक्षा करता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। तो कभी कभी जो होता है ना, ऑक्साइड की परत भी आपको जो आपका जो धातु है उसको बचाने में काम आता है। तो एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह बाकी जो अवांछनीय पदार्थ है उससे वह सुरक्षा करता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का जो धातु है वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण, जिससे वह अवांछनीय पदार्थों से उसको सुरक्षा करता है, मतलब संक्षारण होने से बचाता है, मतलब उसको गलने या जंग लगने से बचाता है। क्लियर है? आगे देखिए, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसे होता है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसा होता है? देखिए, धातुओं के नमूने में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के क्रम देखिए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो होती है अभिक्रियाशील होता है, फिर उसके बाद सोडियम होता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक हो गया, लोहा हो गया, फिर लेड हो गया, फिर कॉपर हो गया। यह हो गया धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अगर अभिक्रियाशीलता हमें क्या बताता है? अभिक्रियाशीलता हमने जो अम्ल वाले जो लेक्चर था उसमें एक चीज बताया था कि जिसका अभिक्रियाशील ज्यादा होगा वह अपने से नीचे वाले धातुओं को क्या कर देगा? विस्थापित करता है उसके विलयन से। यह हमने पढ़ा था किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। वह विस्थापन अभिक्रिया में हमने बताया था ना कि जो मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम को क्यों विस्थापित कर देगा, या जिंक जो है कॉपर को क्यों विस्थापित कर देगा। जिंक जो है कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके जिंक सल्फेट क्यों बनाता था ना, विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था। तो अब यहाँ पर समझते हैं, ये मैंने उस वक्त बताया था कि यह हम धातु में अच्छा से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो जिंक है, देखिए जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो सल्फेट है इसको विस्थापित कर देगा और खुद जो है इससे मिल जाएगा, मतलब बन जाएगा क्या? जिंक सल्फेट। तो इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे। पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि अगर कोई धातु किसी यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो उस क्रिया को क्या कहते थे? उस क्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते थे। तो यह क्यों विस्थापित कर रहा है जिंक इसको? क्यों? क्योंकि जिंक का जो क्रियाशीलता है कॉपर से ज्यादा है। अगर मेरा कॉपर यहाँ पर होता, यहाँ पर मेरा कॉपर होता और यहाँ पर मेरा जिंक होता, तो जिंक कॉपर को विस्थापित नहीं, कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो क्रियाशीलता है वह जिंक से कम है। तो क्रियाशीलता अगर कम होगा तो वह उसके विलयन से विस्थापित नहीं करेगा। अगर क्रियाशीलता ज्यादा होगा किसी धातु से तो वह उसके विलयन को विस्थापित कर देगा। अब देखिए, मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगा, जिंक को विस्थापित कर देगा, लोहा को विस्थापित कर देगा, लेड को विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि इसका जो क्रियाशीलता है मैग्नीशियम का वह सोडियम और पोटेशियम से कम है। कम होगा तो विस्थापित नहीं करेगा, ज्यादा होगा तो विस्थापित कर देगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे। अब देखिए, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? हमने ये सब देखा है, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता था, ये सब हमने अम्ल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, सभी की सभी जो धातुएं होती है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। वह कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी देखेंगे हम। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं गर्म जल के साथ गर्म जल के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है और ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। जैसे देखिए, ये जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या, ये सब अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती है वह ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन जो ये जो नीचे वाले मैग्नीशियम हो गया, यह सब जो होते हैं वह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। यह सब मध्यम में आता है। मध्यम वाले जो होते हैं वह गर्म एवं भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ना कि ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आगे देखिए। जो धातुएं जल जल मतलब ठंडा या गर्म के साथ अभिक्रिया करती है वे धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए, पोटेशियम और जल अभिक्रिया कर रहा है। पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, वैसे ही सोडियम, देखिए सोडियम भी जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और यह जो अभिक्रिया होता है यह अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। जो भी क्षारीय धातु होते हैं वह जल से अभिक्रिया करती है तो वह क्या क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो उसे ऊष्मा उत्पन्न कर रहा था, उसे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और यह उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखिए, कैल्शियम जल के साथ थोड़ी धीमी अभिक्रिया करती है, क्योंकि कैल्शियम जो होती है मध्यम में आती है और यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जो पोटेशियम और सोडियम जो था वह अभिक्रिया करके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बना रहा था, लेकिन वह हाइड्रोजन को जलाने के लिए भी काफी था। लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन यह हाइड्रोजन को जलाने में पर्याप्त नहीं होता है। यह उतना ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है जितना पोटेशियम और सोडियम करता है। जितना यह पोटेशियम और सोडियम करता था उतना कैल्शियम नहीं करता है। कैल्शियम भी जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन वह उतना हाइड्रोजन को जला नहीं सकता, उतना ऊष्मा को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह मध्यम वर्ग में आ गया। जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है अपर वर्ग में आ गया, और मैग्नीशियम से स्टार्ट हो गया मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग वाले जो होते हैं वह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते। देखिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यह सब के सब, यह मैंने सबके सबको मैंने अम्ल वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर मैं जस्ट बस दिखा रहा हूँ कि मैग्नीशियम जो है जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आगे देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन एवं जिंक धातुएं न तो ठंडे जल से और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब ठंडे जल से भी नहीं और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, बल्कि यह भाप से अभिक्रिया करते हैं। सबके सब देख रहे हैं ना, सब धातुओं में भी अलग अलग ऐसी गुण है सबका। जो तीन धातु जो था पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, वह ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, वह कैसे जल से करता है, वह गर्म जल से करता है। और मैग्नीशियम के बाद हो गया एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। यह तीनों जो है यह ठंडे से ना गर्म से, यह किसे करता है, यह भाप से करता है। यहाँ देख रहे होंगे यह तीनों भाप से अभिक्रिया कर रहे हैं। भाप से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और यह जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो कैल्शियम वाला जो था ऊष्माक्षेपी था, पोटेशियम और सोडियम वाला जो था ऊष्माक्षेपी था, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रहा है। जिसमें ऊष्मा निकलेगा वह ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखिए, धातुएं अब जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमने पढ़ रखा है पहले पीछे भी।
तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, और तनु और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संगत सल्फेट लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह सब हमने देख रखा है। देखिए इसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जो है HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस। वैसे ही लोहा केस में भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम इत्यादि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करता है।